मित्रों, अब हम लोग 3 दिवस के अपने इस आयुष कॉन्फ्रेंस के अंतिम सत्र में आ गए हैं और हमारे मिलेट मैन जो आज हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हो गए, ऐसे पद्मश्री खादरवाली साहब, एक बार जोरदार तालियों से पुनः इनका स्वागत करें। अभी तक हम लोगों ने कितना खाना है, किस अनुपात में खाना है, कितनी बार करना है, कुछ अनुरोध हुआ था जिस मैंने पहले भी कहा। मैं एक ऐसे राज्य बिहार से आता हूं जहां की 84% आबादी कृषि पर आधारित है, एग्रीकल्चर, और 76% पूरी तरह कृषि पर आधारित है। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि कैसे हम लोग मिलेट का उत्पादन करें, उसमें क्या पानी, क्या जलवायु, कैसा क्या होना चाहिए, मिट्टी कैसी। तो कुछ मैं चाहूँगा कि खादरवाली साहब उस पर भी प्रकाश डालें। जैसे राजस्थान की बंजर भूमि की अर्थव्यवस्था उन्होंने बदल दी। शायद इनके बार बार बोलने का, लोगों को जागृत करने का ही ये प्रभाव रहा है और हम सब इसमें योगदान करें, इनसे कुछ सीखें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम खादरवाली साहब। पूरा संसार में बारिश 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर होने वाला जगह है 40%, और 20 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक बारिश होता है 20% जगह पे, और 80 से 100% और 10% व्यवसाय भूमि में होता है। और 10 असम जैसा साल में 200 दिन बारिश होता है कुछ जगह पे, रेन फॉरेस्ट, वो तो 2% से 3% है पूरा विश्व में। तो आप कैलकुलेट किया तो 40% से 60% तक हमारा धरती पे बारिश इतना नहीं होता है। फिर भी हर जगह पे जीवराशि है। इसका मतलब है कि 10 सेंटीमीटर बारिश, इसका मतलब 2 बारिश, 20 से 30 तक 4-5 बारिश। तो कहाँ आपको बारिश नहीं होता है, वहाँ पे भी हम दाना उगाने का तरीका C4 ग्रासेस बोलते हैं। 6000 से ज़्यादा वैराइटीज़ भगवान ने अब हमारा धरती पे उगा रहे हैं, बिना पानी, बिना गोबर, बिना कृमि कीट और हर्बिसाइड। ये हर्बिसाइड बहुत बुरा होता है हमारा स्वास्थ्य के लिए। तो इतना हर्बिसाइड हम सोयाबीन और अमेरिकन स्वीट कॉर्न, एक आप सिनेमा हॉल में जाके पॉपकॉर्न आपका मुंह में पॉप कर रहे हैं, वो उगाने में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना इस्तेमाल किया है, जापान जैसा हमारा अफ्रीकन ऐसा एशियन कंट्रीज़ में भी इतना इस्तेमाल किया गया है कि इसका पार्ट पर मिलियन हमारा दक्षिण ध्रुव में रहने वाला पेंगुइन का खून में भी दिख रहा है। तो इसका मतलब है आप सोयाबीन और ये स्वीट कॉर्न खा लिया, आपको कैंसर गारंटी है। तो ये दोनों को मिलावट करके आपको चिकन, अंडा और बहुत सारा मीट प्रोडक्ट्स, वो सुअर हो या गाय हो, ये सब एनिमल्स को, जानवरों को क्या खिला गया है
यही दाना, 2 दाना को मिलावट करके पशुग्रास बना के खिला रहे हैं। उस दाना का सब केमिकल्स आपका अंडे में है, आपका दूध में है, आपका गोश्त में है। वो सुअर का गोश्त हो या गाय का गोश्त हो या चिकन का गोश्त हो। इतना हो रहा है कि हमारा धरती पे 92 बिलियन पिग्स हर साल काट काट के लोग खा रहे हैं, और 250 बिलियन चिकन हर साल लोग खा रहे हैं, और 300 बिलियन गाय हर साल लोग खा रहे हैं। तो आप सब लोग क्या खा रहे हैं? सोयाबीन और ये स्वीट कॉर्न का मिलावट हुआ, ये पशुग्रास को खाने वाला, ये 4-5 गोश्त दिलाने वाला जीवियों को आप खा रहे हैं। सो ये अवशेष आपका शरीर में सही ढंग से इकट्ठा हो रहा है, उनको बाहर निकालने का चीज आप एक भी नहीं खा रहे हैं, एक भी। और इन चीज़ों का कलमश को बाहर निकालने का तरीका ही मिलेट खाने का एक ही रास्ता। वो मिलेट्स का रेशा ये काम कर सकती है। तो ये मिलेट्स को उगाने के लिए आप वैसा ही वैसा ये कलमश भरा हुआ हर्बिसाइड डाला हुआ बंजर भूमि में उगाया तो आपको ये सवाल उठ सकती है कि वो हेर्बिसाइड हमारा मिलेट में भी आ जाएगी। लेकिन भगवान ने यही किया है कि इसका जीनोम में पानी में डाला हुआ कुछ भी वो नहीं लेती है, क्योंकि ये सूखा हुआ मिट्टी में उगने वाला घास भगवान ने बनाया। तो आपको ये समस्या नहीं है कि आप कहाँ पे भी ये उगने के बाद ये ऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक है सोचने का ज़रूरत भी नहीं है। तो मिलेट्स एस्पेशली कम पानी में उगने वाला माइनर मिलेट्स 10 सेंटीमीटर रेनफॉल बस है इसके लिए, और मेजर मिलेट्स को 30 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए रेनफॉल। तो इसका मतलब है कि आप माइनर मिलेट्स जब खाते हैं, जब उगाते हैं, आपका खेती में कोई भी किसी का चीज़ मिलावट किया है तो भी आप मिलेट्स को ऑर्गेनिक रूप में उग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पानी का ज़रूरत नहीं है। पानी को खींचने का ताकत उसका घास में, वो पत्ते, घास का पत्ते में, पत्ते के नीचे माइक्रोब्स भगवान दिया है, एक्वाफर्स बोलते हैं। एक्वाफर बैक्टीरिया हर मिलेट का घास के नीचे भगवान ने जोड़ा हुआ है। इसी की वजह से आपको बिना पानी ये दाना को आप उगा सकते हैं। तो ऐसा हुआ है कि हमको ये फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं है, पानी का भी ज़रूरत नहीं है। जब दाना बनता है पानी का ज़रूरत नहीं है। इसी की वजह से हम ये दाना के अंदर रेशा का लेयर्स देख सकते हैं। जब पानी है, पानी भर रहा है, उस घास के जैसा सफ़ेद चावल और गेहूँ जब पानी दे रहे हैं ज़्यादा दाना बनता है। वो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे हमारा घर में, हमारा पेट में ये दाना आ बैठी है। तो आपको कहाँ पे भी कभी भी उगाने वाला दाना मिलेट्स है, लेकिन हम इस कारण से फर्टिलाइज़र कंपनीज ने हमको धीरे धीरे पिछला 50 साल में ये बताया कि यही है प्रीमियम फूड, आप सब लोग प्रिमिटिव फूड खा रहे हैं। तो प्रिमिटिव फूड जानवरों का खाना है, पक्षियों का खाना है,
हमारा भी खाना है। दैट इज द मेन पॉइंट। तो हम आज भी हम किसानों के पास गाँव में जाते हैं, वो लोग बोलते हैं ये तो बैकवर्ड पीपल का खाना है, हम क्यों खाना है? आप लोग शहरों में गेहूं खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम लोगों को ये खिलाने के लो आप आए हैं वहाँ से? ऐसा हमको पूछते हैं। पिछला 25 साल से हम गाँव में जाने के ये इरादा में ये लोग हमको ये बात पूछ रहे हैं। तो हम उन लोगों को बिठाकर ये सब बातें, हमारा हिस्ट्री ऑफ फूड ऑन दिस प्लैनेट, हम धीरे धीरे बताने से सब लोगों को दिमाग में अभी अभी जरा सा परिवर्तन हो रहा है कि हमारा देसी पारंपरिक दाना में इतना अद्भुत भगवान रचाया है, तो इसको उगाने के लिए हम कहाँ पे भी जहाँ 4 बारिश हो सकता है वहाँ हम ये उगाने का तरीका में पहला कदम यही होना है कि आपका खेती ऐसा स्लोप होता है, 1 इंच 2 इंच स्लोप ऐसा होता है ना, तो उसका हॉरिजॉन्टली आपका खेती ऐसा जरा पानी नीचे आता है, उसको हॉरिजॉन्टली आपको हर 20 फीट पे ट्रेंच लगाना है। आप एक बोर्ड हुआ तो हम देखा सकते हैं। तो ऐसा आपका खेती जरा सा स्लोप होता है, उसको हॉरिजॉन्टली 3 फीट का ट्रेंच बनाना है, 3 बाई 3 फीट। एवरी 20 फीट के हर 20 फीट पे ट्रेंच लगाना है। ये ट्रेंच लगाने से क्या होता है, आप जब बारिश आता है 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 or 2 रेन्स, वो पानी आपका खेती से बाहर नहीं जाती है, ऐसा स्लोप में आके और ट्रेंच में सूख जाती है। तो आपका ये 3 फीट सॉइल पानी से धीरे धीरे भर जाता है, तो आपको पानी बार बार देने का ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 बारिश बस हो जाता है, पूरा करने दें। तो आपको ये काम करने में एक बार करने से बहुत 5 साल तक कोई काम नहीं करना है। 3 फीट का एक ट्रेंच बनाना है हर 25 फीट से, तो आपका 1 एकड़ में 200 फीट होता है। 200 फीट में आप 8 ट्रेंच बनाना है हॉरिजॉन्टली। जहाँ स्लोप ऐसा होता है तो उसको हॉरिजॉन्टली बनाना है। आपका खेती में बारिश बहुत आती है, जैसा गौहटी ऐसा, उस समय पर आपका खेती में पैरेलली ट्रेंच बनाना है। तो ज़्यादा पानी आपका खेती में नहीं रखने का एक व्यवस्था बनाना है। तो जब आप ट्रेंच पैरेलली बनाते हैं, बहुत सारा दिन बारिश आने के बाद आपका खेती में पानी नहीं रुकता है, ये ट्रेंच में बाहर चल जाता है। सो पानी या नो पानी, बारिश या नो रेन, यू कैन ग्रो मिलेट्स। सो ये टेक्निक से हम हमारा मैसूर में भी उगा सकते हैं, राजस्थान में भी उगा सकते हैं। हमारा मैसूर में 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो बारिश ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मानसून में, जून से शुरू होता है, जुलाई एंड तक हमको बारिश हर रोज़ आती है। तो मिलेट्स वहाँ पे भी हम उगाया है, बहुत अच्छा उगाया है ये टेक्निक्स अपना के। तो हम मिलेट्स हिमालय माउंटेन्स पे भी उगा सकते हैं। ऐसा खेती में हम एडजस्टमेंट करके कहाँ पे भी बारिश या ना बारिश, नो बारिश, नथिंग टू वरी। सो आपका खेती का पूर्व सिद्धता आपको मिलेट्स उगाने में सहायता करेगी। ये पहली बात है। ये पहली बात है कि आपका खेती व्यवस्था को, भूमि को पूर्व सिद्धता करना है। जब पानी नहीं है तो
हॉरिजॉन्टल ट्रेंचेस बनाना है, जब पानी ज़्यादा है पैरेलल ट्रेंचेस बनाना है स्लोप के आधार पर। तो पानी रुकना है ना रुकना है आपको तय करना है पहले ही। तो इधर उधर नहीं है। आपको बारिश समय में 30 दिन बारिश आएगी 80 सेंटीमीटर, देन ये काम का ज़रूरत भी नहीं है। वैसे आपका बीज को उगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 विषय आपके दिमाग में जाना है। आप किसान है तो बारिश कितना होता है, कितनी दिक्कत हो सकती है पानी के लिए, सब सोच समझ के आप शुरू करना है। ये बात पानी का बात खत्म हो गई है। और कैसे हम ये बीज को संस्कृत करना है, तो प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है, इसका छिलका बहुत सारा लेयर्स का लिग्नांस होता है। सो उसको आप स्प्राउट करने के लिए, अंकुरित करने के लिए आप 48 आवर्स भिगोना है। छिलका के साथ साथ छिलका नहीं निकालना है। छिलका निकालने से आपको अंकुरित करने का मौका अवसर चल जाती है। तो छिलका के साथ साथ वो बीज को आप 48 आवर्स मिनिमम 36 आवर्स पानी में भिगो के एक खादी का कपड़ा में बांध कर और 48 आवर्स रखना है। तब जरा वेट करते ही रहना है, वो सूखा नहीं होना है। तो जरा पानी उसका कपड़ा बांध लिया, उसके ऊपर डालते ही रहना है 6 घंटे के बाद। तो 48 आवर्स भिगोना है, 48 आवर्स कपड़े में बांध कर रखना है। जब अंकुर दिखने को शुरू होता है तब उनको धीरे में छाप में सुखाना है, धूप में नहीं, छाया में घर में सुखा के उस अंकुरित हुआ मिलेट बीज को आप पानी जरा भरा हुआ खेती में डाल देना है। 2 तरीका है ऐसा। आप जैसा ही आपका पास 3 किलो बीज चाहिए हर एकड़ के लिए, मिनिमम 3 किलोस टू 4 किलोस ऑफ ऐसा अंकुरित हुआ बीज को आप जस्ट सो कर सकते हैं। नहीं तो नर्सरी बना सकते हैं। 10 फीट से 10 फीट पानी भरा हुआ जगह पे ये बीज डालते हैं और 6 इंचेस घास बनाने के बाद वो घास को लेके एकड़ में आप रीप्लांटिंग कर सकते हैं। ये दोनों तरीका में भी ये काम हो जाता है। सो ऐसा करने के बाद आपको हर हफ्ते एक बार 15 मिनट पानी स्प्रिंकल करना है। जब दाना बनने के पहले 2-3 हफ्ते बस। तो टोटल कुल मिलाकर आपको चाहिए 4 या 5 बारिश, इतना ही। और ब्राउन टॉप मिलेट 70 दिन में 70 डेज आपको हार्वेस्ट कर सकते हैं। फॉक्सटेल मिलेट 85 डेज में हार्वेस्ट कर सकते हैं। लिटिल मिलेट 90 डेज। कोडो चावल 4 महीना चाहिए, 4 मंथ्स 120 डेज चाहिए। सो आपको 70 दिवस से 70 डेज टू 120 डेज में ये 5 माइनर मिलेट्स को आप उगा सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि आपका जगह में 2-3 महीने बारिश होता है, आपको हार्वेस्ट टाइम पे बारिश नहीं होना चाहिए। तो जब आप सोइंग करते हैं कैलकुलेट करना है पहले ही हमारा हार्वेस्ट टाइम कितना है, तब यहाँ पे बारिश होती है या ना होती है। बारिश नहीं होना है तो आपका बारिश का समय छोड़ के 10-15 दिन के बाद हम हार्वेस्ट करना है। तो आपको बैक कैलकुलेट करना है
जब आप सो रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, उसको कैलकुलेशन हार्वेस्ट टाइम से कितना दिन पहले हम हार्वेस्ट करना है। तो हमारा मैसूर में जुलाई एंड तक बारिश आती है, तो हम हार्वेस्ट अगस्त 15 के बाद करना है। तो इसके साथ साथ हम कैलकुलेट करने से हमारा ब्राउन टॉप को हम जून जुलाई 60 डेज अनदर 7 डेज, सो हम मई एंड में सोइंग करना है ब्राउन टॉप को। और कोडो को और पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि अगस्त 15 को हम कटाव करने के लिए जुलाई, जून, मई, अप्रैल के पहले दिनों में ही हम कोडो चावल को सोइंग कर सकते हैं। ऐसा आपको हर दाना का हार्वेस्ट टाइम, सोइंग टाइम को डिसाइड करना है। सो ये दोनों दूसरा बात हो गया है। और तीसरा बात ये है कि जब हार्वेस्ट करते हैं वो कंप्लीटली सुखाना है धूप में। वो घास को, दाना को 15 दिन सुखाना है, ये बहुत ज़रूरी है। बिना सुखाए आप दाना बनाया तो फंगल इन्फेक्शंस हो सकता है, तो वो अच्छा काम नहीं है। तो जब आप हार्वेस्ट करता है, इन दाना को, घास को मिनिमम 15 डेज धूप में सुखाना है और बांध करके और 2 महीने रखने से वो परिपक्व बन जाता है, दाना घट बनता है, अच्छा बनता है। उसके बाद आप दाना को फिर और एक बार उगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। खाने के लिए 15 दिन के बाद कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन और एक बार आप दाना को बीज के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 2 महीने उन दाना को वैसा ही वैसे सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीसरा बात हो गया। तो बीज सोइंग से फिर और एक बार सोइंग करने के लिए क्या क्या करना है मैं आपको बता दिया हूँ। तो नर्सरी के रूप में आप घास पहले उगा के प्लांट रीप्लांट कर सकते हैं, वैसा ही वैसा आप बीज को, अंकुरित हुआ बीज को खेती में क्या करते हैं, हिंदी में क्या करते हैं, फेंक देना। तो ऐसा कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। आपको खेती सही ढंग से नहीं है तो नर्सरी बना के रीप्लांट करना अच्छा होगा। आपको खेती सही है, पानी सही ढंग से आप ट्रेंच बनाया है तो वैसा ही वैसा फेंक सकते हैं। किसी तरफ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये जब घास खेती में फैल जाता है वैसा ही वैसा वो पूरा का पूरा खेती में फैल जाता है। आपको कोई हर्ब नहीं मिलता है। एस्पेशली बार्नयार्ड मिलेट इतना होता है, इसको साइंटिफिकली कुछ जगह पे बोलते हैं ये इतना फैल जाती है, इसको हर्ब कहते हैं। दिस इटसेल्फ इज ए वीड, बार्नयार्ड मिलेट। तो इसीलिए जर्मनी में इसको बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं। कहाँ देखो वहाँ ये उग जाती है, इसीलिए उसको बार्नयार्ड बोलते हैं। इतना हजारों एकड़ में ये उगाते थे। इसको जर्मन मिलेट भी बोलते हैं, बार्नयार्ड मिलेट को। वैसा ही जापानीज अभी भी कुछ गांवों में बार्नयार्ड मिलेट अभी भी खा रहे हैं, ट्राइबल एरियाज में। तो ये मिलेट हर जगह पे हम देख सकते हैं हमारा हिस्ट्री में। तो ऐसा आप बिना पानी किसानों का ये उगाया हुआ खाना ही हमारा स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, पक्षियों का स्वास्थ्य, सुअरों का स्वास्थ्य, गाय का स्वास्थ्य, हार्स का स्वास्थ्य, डियर को क्या बोलते हैं, हिरन का स्वास्थ्य, और बहुत सारा जीवराशियों का आहार यही है। हर जगह पे उगती है और जंगलों में
नीचे उगाने वाला घास भी यही है। तो जंगल का पहला आयाम हमारा मिलेट घास है। तो बिना घास जंगल नहीं है। जब घास होता है तब हर जीवी खाने को खाना मिलता है। उसके बाद ये जीवियों का ड्रॉपिंग्स ही गोबर बन जाता है, नेचुरल गोबर। तो ऐसा ही साइकिल में हम हर जगह को अद्भुत रूप से सारवंत बना सकते हैं। तो मिलेट का खेती पूरा विश्व का खेती है। तो मिलेट का बिना खेती आपको किसानियत नहीं मालूम है। तो ये पहला किसानियत का एक अद्भुत कैरेक्टरिस्टिक है। आपको किसान बुलाना चाहे तो आपको किसानियत का पहला उगाने का दाना है मिलेट्स। सो द फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑन दिस प्लैनेट इज मिलेट। उसके बाद सब कुछ आता है। सो पहला 4-5 इंच मिट्टी को घट से पकड़ के रखने वाला रूट सिस्टम हमारा मिलेट्स का घास का ही है। तो जब आपका 4-5 इंच मिट्टी सही होता है तब आप बड़ा बड़ा वृक्ष का बीज को वहाँ अंकुरित कर सकते हैं। इसी वजह से अभी अभी लोग ये प्लांट्स सैपलिंग्स लगा रहे हैं, लेकिन इसका सफलता का रेशियो नॉट इवन 10%। तो ये 10% को हम हमारा रायचूर के जगह पे बहुत बड़ा बंजर भूमि में 10 एकड़ में मिलेट्स उगाने के बाद प्लांट्स लगाया है 90% सफिशिएंसी एफिशिएंसी। सो आपको प्लांट्स को लगाना है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस को कम करना है। तो पहला काम आपको करना है मिलेट्स उगाना। तो आप जंगल बनाना चाहते हैं, मिलेट्स उगाने को आप पहले काम शुरू कर लीजिए। वही काम हम किया है हमारा 8 एकड़ बंजर भूमि में। अभी तो वहाँ एक ऐसा जंगल फैला हुआ है। जस्ट 3 days बैक हमारा खेती के अंदर we have recently seen a tiger in my farm. इतना बायोडाइवर्सिटी बन गया है हमारा खेती में। 8 एकड़ का जंगल में अभी अभी भालू, लेपर्ड्स, टाइगर भी प्रत्यक्ष हुआ है। जस्ट 3 days बैक वी कैप्चर्ड दिस इन आवर कैमरा। तो मिलेट्स उगाने से आपको पूरा का पूरा इकोलॉजी को आप साफ कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं करना है, मिलेट्स उगाना है, बस इतना ही। आपको जंगल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट विदिन 5 years we have grown a forest where you have all these animals coming. So आपको खोया हुआ जंगल्स को और एक बार वापस लाना है तो आपको करने का काम यही है। वो क्या है? मिलेट उगाना। तो आपको जंगल्स को वापस लाना है तो आप सब दिल्ली वालों घर में बैठ के एक ही काम करना है, मिलेट्स को खाना को शुरू कर ले। सब जगह पे मिलेट्स हम उगाएंगे, आपका पेट को भरेंगे और मिट्टी का स्वास्थ्य भी वापस ला जाएंगे। सो दिल्ली वालों को मैं यही बोलने को आया हूँ, आप खाए, सब लोग खाते हैं। वो क्यों? वो दिल्ली में खा रहे हैं, दिल्ली में खा रहे हैं। सो ये दिल्ली वालों को देखकर हम सब सुधार सकते हैं। ये आप क्या खाते हैं
सब लोग वही खाने को शुरू कर सकते हैं। आप पिज़्ज़ा कर रहे हैं, सब लोग पिज़्ज़ा खाने को शुरू किया है। यही प्रॉब्लम है हमारा। तो हम दिल्ली को सुधारने के पहला काम शुरू करना है। सो दिल्ली वालों को सुधार दिया, हमारा भारत देश सुधर जाता है। तो यही है। तो पानी आपके पास है, तो अंदर से पानी निकालना है तो मत निकालो। अंदर का पानी अंदर रहने दो। आने वाला पीढ़ियों के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर की हिसाब से ही जंगल बच सकता है। अभी क्या हुआ है, कैलिफोर्निया में अंडरग्राउंड वाटर को खाली कर दिया है लोग। क्यों? ये सुअर को, गाय को खिलाने के लिए वो लोग एक जेनेटिकली मॉडिफाइड घास को उगा रहे हैं। उसके साथ साथ सोयाबीन और ये पॉपकॉर्न का कॉर्न मिलावट करके खिला रहे हैं। इतना हुआ है कि हर समर में अभी तो कैलिफोर्निया इज बर्निंग। इतना हुआ है, लॉस एंजलिस गॉट बर्न्ट, दैट हॉलीवुड एरिया फुल 88 स्क्वायर किलोमीटर्स कंप्लीटली बर्न्ट। तो आपको अंदाज ये लगाना है कि आप भी ऐसा ही खाते जाए, ये बर्गर, ये गेहूँ, ये पराठा, आपका भी एक ना एक दिन फायर होगा ही होगा। हमारे आँखों के सामने हम ये होते हुए देख रहे हैं। तो आपको ये मालूम होना है कि आप घर में बैठे बैठे मिलेट खाने को शुरू करें, ये सब रिवर्स कर सकते हैं। जब आपका मिट्टी में घास फैला हुआ है, जब बारिश होता है, वो पानी को अंदर चढ़ाने का, अंडरग्राउंड वाटर को समृद्धि बनाने का अद्भुत तरीका है मिलेट्स का घास हर जगह पे हम उगाए। तो ऐसा हम बात करते करते आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा हर क्षण इस धरती पे मिलेट्स का प्राधान्य, प्रामुख्यता छुपा हुआ है। हमको मालूम नहीं है, क्योंकि एक आदमी भी आज तक मिलेट का घास पे रिसर्च नहीं किया है। This is the problem the human race is facing. The real thing is totally taken away from our focus and we are doing all unnecessary things. तो आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, जब आप मिलेट्स खाते हैं, इतना आयाम में, इतना डायमेंशंस में हम इम्पैक्ट करते हैं। इसका मतलब ऑपोजिट यही है, जब आप ये नहीं इस्तेमाल करते हैं, इन सब डायमेंशंस में हम नेगेटिव वे में काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू ईट मिलेट्स, you are opening up the positive energy to the whole planet. Thank you very much. हमारे बीच फिरोजाबाद के पूर्व सांसद और प्रख्यात ओजस्वी कवि प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी मौजूद हैं। अभी इनका काव्य पाठ भी होगा। ये चूँकि सेक्टर 122 में काव्य पाठ के लिए आए थे, तो मैंने कहा था कि आपका काव्य पाठ यहाँ भी हो जाए। प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी।
इनका जिनका भी अभी कोई मिलेट्स पे कोई क्वेश्चन हो डॉक्टर खादवाली जी से, तो आप अपना क्वेश्चन अपना हाथ रेज करके पूछ सकते हैं, फिर इनका ये जवाब दे देंगे सर। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम संजय है। जैसे आपने कहा कि हम दिल्ली वालों को लोग फॉलो करते हैं, तो आपने देखा होगा दिल्ली वाले लोग अधिकतर यहाँ पे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में हैं। तो क्या ये पॉसिबल है मिलेट्स को हम अपने मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में, जो हमारी बालकनीज़ हैं बड़ी बड़ी, उसमें हमने इतने सारे गमले लगाए हुए हैं, क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं उसमें? हाँ, आपका अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का आसपास बहुत सारा ज़मीन पड़ा हुआ है, तो उसमें आप उगा सकते हैं। पर हमारे जो गमले लगे होते हैं बालकनी में 20-25 गमले, उसमें हो सकता है? नो, हो सकता है, उगा सकते हैं, लेकिन आपको खाने के लिए वो इतना आया, इट्स नॉट बी एनफ फॉर यू। अच्छा, आप दिखाने के लिए उगा सकते हैं। ठीक। नो, वही पहला कदम है। दैट्स अ गुड थिंग। या तो उससे कम से कम अवेयरनेस तो होगी। नहीं, कम से कम आपका धूप का प्रॉब्लम कम हो सकता है अपार्टमेंट में। अच्छा अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, क्योंकि कोडो चावल का घास से इतना अद्भुत केमिकल्स निकलता है कि वो आदि बीज है, उसका हवा में आपको खून का कैंसर भी सही हो सकता है। तो कोडो चावल का घास में इतना अद्भुत अंश है कि उसका फाइबर आपका ब्लड कैंसर को भी सही कर सकता है। तो एक काम कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में आपका अपार्टमेंट में कोडो चावल का घास उगाए और उसकी हवा में आपको स्वास्थ्य मिल जाता है। धन्यवाद। मेरा दूसरा सवाल है कि हम देखते हैं मिलेट्स के बहुत कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं घर में, हम भी इस्तेमाल करते हैं, और आजकल तो कैफ़ेज़ में भी काफ़ी अवेयरनेस आ गई है हेल्दी फूड को लेके, होलसम फूड को लेके। बट मेरा एक सवाल ये है, जैसे आपने कहा था कि जर्मनी की हमने बात की, तो जो यहाँ पे जो ब्रूअरीज लगी हुई हैं, बियर बनाने की जो ब्रूअरीज लगी हुई हैं इंडिया में, वो अच्छी जो टॉप क्लास हैं वो क्या करती हैं, वो जर्मनी से मॉल्ट मंगाती हैं, तो जर्मन वीट। तो क्या हम अपने मिलेट्स से भी क्या ऐसा कोई ड्रिंक बना सकते हैं जो हम बियर को रिप्लेस कर दें? We don't need wheat and rice. Human beings do not need wheat and rice. वो खाने से ही हमको बीमारी पड़ रहे हैं। तो आप सही कहा है कि व्हीट एंड राइस को हम हमारा घरों से, रसोई घर से बाहर फेंक देना है, वो सही है। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर, मैं राम नारायण लखनऊ से आया हूँ सर। मैं एक योगाचार्य हूँ, योगा कराता हूँ। जैसा कि हम किसी को अगर एडवाइस करते हैं कि आपको मिलेट्स पे रहना है, गेहूँ और चावल छोड़ देना है, तो हम चावल बना लेंगे इसका और रोटी बना लेंगे और अमली पिएंगे, लेकिन सब्जी और दाल का जो हम नॉर्मली खाते हैं वही खाएंगे या उसमें भी कुछ फेरबदल करना रहेगा? हाँ, दाल आप जरा कम खाना है। अच्छा। क्योंकि दाल में प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा है, गोश्त से ज़्यादा है। अच्छा, मीट में 16% प्रोटीन मिलता है, और हमारा दाल्स में वो तूर दाल हो, मूंग दाल हो, चना दाल हो, राजमा दाल हो, 24% मिलता है आपको। सो इतना प्रोटीन हमारे लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। कम मात्रा में लेना, कम मात्रा में आपको खाना चाहिए। इसी की वजह से भगवान ने, आप पल्सेस बोलते हैं, डाइकॉट्स, पल्सेस, लेंटिल्स जब 1 एकड़ में उगाते हैं, आपको 2 से 3 क्विंटल प्रमाण में आपको हार्वेस्ट आता है। जब मिलेट्स उगाते हैं आपको 8 से 10 क्विंटल तक मिलता है नेचुरली। दिस इज नेचुरल हार्वेस्ट। तो इसका रेशियो क्या है? 5 से 1 है। वही रेशियो हमारा पूर्वजों ने क्या
इडली बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए यूज़ करते थे। चना दाल 1 मुट्ठी, 5 मुट्ठी का कोडो चावल, इसका बनाने से आपको बहुत अच्छा रोटी, पराठा, तंदूरी रोटी मिल जाती है। वो रोटी तो ठीक है। हाँ, अब सर, हाँ। तो मैं बताने को ये चाहता हूँ कि आपका प्रोटीन का मात्रा इतना ही है और उतना से ज़्यादा खाने से आपको घुटनों में दर्द और संधिवात और यह भी हो सकता है आपका किडनीज में यूरिक एसिड, अल्बुमिन यूरिया, CKD ज़्यादा होता है और आपको डायलिसिस मशीन पे जाना पड़ता है। वही हो रहा है आजकल, क्योंकि ये तज्ञ लोग बता के प्रोटीन ज़्यादा प्रमाण में आप लोग खा रहे हैं। पनीर खा रहा है, गोश्त खा रहा है, लेंटिल्स खा रहा है, सब कुछ प्रोटीन प्रोटीन करके आप ज़्यादा प्रमाण में खा रहा है। आपका किडनी उसी से डैमेज आपको होता है। दिक्कत में डाल रहे हैं। तो प्रोटीन भी कम प्रमाण में खाना है। कितना है रेशियो? 5 मुट्ठी दाना, 1 मुट्ठी दाल। मुट्ठी दाल। दिस इज द रेशियो डिसाइडेड बाय आवर एंसेस्टर्स। प्लीज फॉलो दैट, यू विल बी हैप्पी। सर एक और उसी से रिलेटेड है आगे का, फल और सब्जी का फिर कैसे करेंगे? या खा सकते हैं फल और सब्जी हरी आप सब्जी। कुछ कैसे भी खा सकते हैं। अच्छा। लेकिन बाजार में मिलने वाला फल तो आप मत छूना। ओह, छूने से भी कैंसर आ सकती है आपको। thank you। इतना केमिकल्स इस्तेमाल हो रहा है, स्पेशली फल। सब्जी तो आप ऐसा वैसा क्लीन कर सकते हैं, इमली का पानी में या नींबू का पानी में डाल के आप कुछ केमिकल्स को निकाल सकते हैं। लेकिन फल से ये काम नहीं होता है। फल ये केमिकल को घट से पकड़ के रख सकता है, क्योंकि सेम ऑर्गेनिक एसिड्स आर देयर इन द ईच एंड एवरी फ्रूट। सो डोंट टच फ्रूट्स इन द मार्केट इफ यू वांट टू बी हेल्थी। डॉक्टर साहब, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस के बारे में आपने बताई, उसके बारे में बता दीजिए जरा। स्ट्रेस के बारे में 2 पेज प्रोटोकॉल लिखा हुआ है हमारा किताब में लिखा हुआ है क्या क्या दाना खाना है, क्या जूस पीना है, क्या और ज़्यादा करना है। इसके लिए 2 पेज का प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। सर आपने इतना ज्ञान दे दिया कि आपकी किताब अब पढ़ेंगे ही नहीं लोग, इसीलिए आपको छोड़ दिया जाए। हाँ, अब आप आराम कर लें। अब हमारे अगले अतिथि हैं, तो एक बार जोरदार तालियां। 2-1.5 दिन से सर ने जो हमारा ज्ञानवर्धन किया है, मिलेट्स। कल तो मेरा पटना में न्यूज़ आ रहा है सर, आप ही के नाम का बना दिया, भेज भी दिया मैंने। हमारे अतिथि ओजस्वी कवि, पूर्व सांसद फिरोजाबाद, प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर। जैसा नाम वैसा ही व्यक्तित्व, और लगातार 1-1.5 महीने से, ये फागुन क्या आई, होली क्या आई, कभी सम्मेलन होने बढ़ जाते हैं। सर ने जैसा कहा, हम भी कहीं कहीं भाग लेकर के आगे विपिन जी के सौजन्य से सोनीपत से लेकर बनारस तक घुमाए कभी सम्मेलन। और अभी शाम में फिर जाना है इन्हें 105 सेक्टर है या कहीं पर 122 सेक्टर, जहाँ 300 कभी आज दिन भर कितना बोले, तो सर तो वहाँ की शोभा बढ़ाएंगे। ऐसे हमारे प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर। एक बार 2 तालियां भाई साहब। कुछ कवि काव्य की दुनिया से भी हम लोग डुबकी लगाएं, आनंद लें हिंदी कविता का। और आपको बताएं कि आज हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन के सर, आपको बता दूं, पद्मश्री खादर अली साहब जो हैं, जिनका इतना हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है, मैसूर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्व हिंदी परिषद का आप सदस्य बना दें। ये हमारे लिए गौरव की बात हो गई। और लगातार हिंदी में बोले, 1.5 दिन से लगातार बोले। आज हम लोगों ने इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल का इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एक बार फिर से तालियां। प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह निडर। ये है, जब डॉक्टर साहब की आवाज़ जा सकती है तो मेरी भी जा सकती है।
सबसे पहले प्रिय भाई डॉक्टर विपिन कुमार जी, ठाकुर साहब, जिनके पिताजी के चरण वंदन का मुझे सैकड़ों बार अवसर प्राप्त हुआ, सीपी ठाकुर साहब का। डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे, डॉक्टर खादर बल्ली जी, हाँ, मैं एक एक शब्द उनका हृदय में समाहित कर रहा था। और अगर उनकी बात हमारे देश के 50% लोग भी अपने जीवन में आचरण में उतार लें, तो मैं समझता हूँ कि जो स्वास्थ्य पर हमारा धन खर्च होता है उसमें भारी कमी आ जाएगी, और हमारी ज़मीन की जो परत बीमार हो गई है वो भी अपने आप सुधर जाएगी। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है, और वो तरीका निरंतर 50-55 साल से चल रहा है देश में कि आप कहाँ से शुद्ध लाएंगे। एक समस्या और उन्होंने बड़ी कर दी कि बाजार का फल तो छूना ही मत, अब कितने बाग लगाएं अपने, ये भारी समस्या है। बस 1 मिनट लगेगा, मैं उतना ही उधर कम कर दूंगा। आबादी इतनी बढ़ रही है और मकान इतने बन रहे हैं कि खेती की ज़मीन बचेगी कि नहीं बचेगी, ये एक समस्या अभी से ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आपके बीच में 30 पंक्ति पढ़ने वाला था, लेकिन मैं 20 पंक्ति पढ़ूंगा, समझिए। और हालांकि ये कार्यक्रम मेरा नहीं था, लेकिन जब आदेश होता है डॉक्टर विपिन कुमार का तो फिर उसे कोई टालता नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। 6 बजे मेरा कार्यक्रम है। मैं इनके लिए पहली बार अपने जीवन में 54 साल में बीच में कविता पढ़ कर के जबलपुर लौटा हूँ, पहली बार। वरना सबसे बाद में मेरा नंबर आता है, चाहे बुजुर्ग पढ़ें चाहे कोई, लेकिन सबसे बाद में मेरा। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, ये भी डॉक्टर साहब एक संकट है देश में। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए। यही आरजू है मेरी कवि गणों से कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए, सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। और दोस्तों, एक ज़माना था, हम तो आज भी वही पढ़ते हैं और 50 साल पहले भी वही पढ़ते थे। इनके यहाँ एक ऐसा मुख्यमंत्री था कि उसके अनुयायी गाली दिया करते थे चिट्ठियों में कि बिहार में आना और फिर जिंदा लौट जाना बता देंगे। और हम जब जाते थे तो लोग नाचते थे, आप समझिए, रक्त से तिलक करते थे। और फिर हम जाकर वहाँ पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे उनके सामने, ये भी सुन लें आप कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बावरी के गीत गाइए। आज भी कुछ पागल हो गए लोग। एक तो इतना पागल हो गया, वो कह रहा है कि योगी जी को दुर्गंध प्रिय है इसलिए गाय पालते हैं। अब इससे बड़ी गाली भगवान कृष्ण को कोई दे सकता है और अपने बाप को दे सकता है? जरा सोचिए, गाय में दुर्गंध आती है। अरे जहाँ गाय बंधती है वहाँ पर 25-25 मीटर तक तो मच्छर पैदा नहीं होते। आप सोचिए। ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बावरी के गीत गाइए। क्योंकि हैं पुराने खास दल के कपूत आप, इसी में भला है पुण्य वहीं चले जाइए। क्या कहते थे हम उस समय कि राम जी का मत भव्य मंदिर निश्चित बनेगा प्यारे। आपके यहाँ श्री कृष्ण हॉल में उनकी छाती पर राम जी का भव्य मंदिर निश्चित बनेगा प्यारे, गुंडागर्दी कीजिए या दंगे करवाइए। और बजरंग दल के जवान खड़े स्वागत में, माँ का दूध पिया है तो रोकने को आइए। तब फिर अकल आ जाती थी। कुछ लोग कहते हैं और कहते थे कि हम तो शहीदों के कुनबे में पैदा हुए हैं।
जब गुस्सा आया तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कि हमारा कुनबा देख ले और अपना कुनबा देख ले। तेरे कुनबे में अगर एक भी शहीद हुआ हो, एक सिर्फ, और उंगली भी कटाई हो, तो तेरे गुलाम हो जाएंगे। और हमारे कुनबे में तो ऐसे ऐसे शहीद हुए हैं दोस्तों कि पूरा परिवार लुटा दिया, इंच इंच कट गए, लेकिन फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। हम उस कुनबे से आते हैं, ओमपाल सिंह निडर। वो 4 पंक्ति पढ़ रहे हैं आज कि एक देश भक्त यहाँ महाराणा प्रताप जी थे, मातृभूमि हित निज प्राण ही गंवा दिया। ये होते हैं शहीद। एक देश भक्त यहाँ महाराणा प्रताप जी थे, मातृभूमि हित निज प्राण ही गंवा दिया। तेग बहादुर की कहानी भी पुरानी नहीं, धर्म की ध्वजा के लिए शीश ही कटा दिया। गुरु दशमेश ने बचाने हेतु स्वाभिमान, गुरु दशमेश ने बचाने हेतु स्वाभिमान, अपने सपूतों को दीवार में चुना दिया। और आज एक देशभक्त इटली के देवते हैं, वोट बढ़ाने के लिए देश दांव पे लगा दिया। आज एक देशभक्त इटली के देवते हैं, वोट बढ़ाने को देश दांव पे लगा दिया। और आपके कॉन्फ्रेंस के संबंध में 2 छंद पढ़ रहा हूँ। हाँ, संदर्भ में पढ़ना चाहिए ना जिस काम के लिए आए हैं। कि पर्यावरण से करोगे यदि खिलवाड़ तो कहीं पे बाढ़, कहीं सूखा पड़ जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप थोड़े अंग्रेजी मिला के बोल रहे थे, अंतर कोई नहीं पड़ता। नहीं नहीं, सीख नहीं रहे, आप तो बहुत अच्छा जानते हैं, और जो जानते हैं उनसे अच्छा जानते हैं। आप समझिए, आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत से हिंदी भाषी नहीं जानते उन्हें। सही आपके हैं कि पर्यावरण से करोगे यदि खिलवाड़ तो कहीं पे बाढ़, कहीं सूखा पड़ जाएगा। संस्कार के विनाश पे विकास होगा यदि व्यभिचार की नदी का वेग बढ़ जाएगा। संस्कार के विनाश पे विकास होगा यदि व्यभिचार की नदी का वेग बढ़ जाएगा। पंतों के प्रधान भी करेंगे अब मद्यपान, पंतों के प्रधान भी करेंगे यदि मद्यपान, तो वो धीर धारा का भी ही असर जाएगा। और लोक लाज त्याग जब विधवा करेंगी डांस, क्रोध में समुद्र भी सुनामी लहर लाएगा। लोक लाज, ये सत्य घटना है। लोक लाज त्याग जब विधवा करेंगी डांस, क्रोध में समुद्र भी सुनामी लहर लाएगा। परिणाम क्या होगा? लाएगा सुनामी लहर, बर पाएगा कहर, पल भर में अनेक शहर डूब जाएंगे। डूब जाएंगे शहर, वक्त जाएगा ठहर, कोलकाता मुंबई नजर नहीं आएंगे। आएंगे नहीं नजर ये हरे भरे सजर, गर्मी की गर्मी से हम पजर जाएंगे। और जाएंगे पजर, होगी इंद्र की नजर, टेढ़ी प्यारे बिन पानी सारे प्राणी मर जाएंगे। क्या बात, क्या बात। जाएंगे पजर होगी। और अंतिम पंक्तियां पढ़ रहे हैं दोस्तों। लोग पूछते राम जी पे क्यों लिखते हो? मैंने मुझसे क्यों पूछते हो? दसम गुरु से पूछते कि राम जी पे क्यों लिखते थे। मैं तो अदना सा आदमी हूँ, वो तो युग परिवर्तन करने वाले थे ना। केवल 4 पंक्तियां अंतिम। कि लंका विजय के बाद कोई प्रश्न नहीं था जिस पे राम जी नहीं थे। कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। सो गरीब जावंत नल नील अंगदो, राम जी के साथ हनुमान करने लगे। हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे थे, यही मोटे अनाज वाला। हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, भूरी भूरी सभी गुण गान करने लगे। और पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, जाप मंत्र ने पूछ लिया। पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, भीलनी के बेरों का बखान करने लगे। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। हाँ, इसलिए लिखते हैं दोस्तों। प्रभु राम ने कहा जामवंत भोजन तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन माँ सबरी के झूठे बेरों में जितना मिठास था ना,
मेरे राजघराने के भोजन में नहीं है, ये सोच रहा हूँ बैठा बैठा। भारत माता की जय। और हम लोग केवल सुनकर न चले जाएं और बालकनी तक ही सीमित न रहें। अगर थोड़े उतर कर के 2-4 किसानों से मिल लें तो हम समझते हैं कि अभियान सफल हो जाएगा। बाकी हम देखते सुनते बहुत हैं लेकिन जागते कम हैं हम लोग। मैं प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई कि बहुत बढ़िया आपका ये काव्य पाठ रहा और आज का जो दिन था उसको आपने बहुत ही खुशनुमा बना दिया, क्योंकि लोग धीरे धीरे बोर हो रहे थे तो आपने उसको जीवंत बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, तालियां बजाइए सब लोग। अभी तो मूल कार्यक्रम इनका 122 में है, जब अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। अब प्रमाण पत्र वितरण का है, लाइए जल्दी आ जाइए, आप भी आइए, आ जाइए सर, आइए आप। नाम पुकारा जाएगा, वैसे वैसे सब लोग आ जाएंगे, जल्दी जल्दी जी, नाम पुकारते जाइए। ब्लू मार्क फूड्स की तरफ से कौन आए हैं? अगले हैं आद्या ऑर्गेनिक्स। अभी आया सब नीचे हैं, बुलाना होगा। हम बोले हैं यही जाते नहीं किया सर। ऑर्गेनिक वेलनेस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आइए। ऑर्गेनिक लिया जाए सर, आपको उसके बाद अगली चीज लीजिए, इतने में नहीं जाएगी। बाबा जी की बूटी प्राइवेट लिमिटेड, आइए आइए। नहीं आया भाई, 2-3 नाम गोल हो गया, हम जान रहे थे ऐसा होगा। बाबा जी की बूटी की ओर से कोई? सेवा स्नेह वेलनेस सॉल्यूशंस आए हैं? बाबा जी की बूटी हैं? आइए आइए, बाबा जी बन गई। दीजिए दीजिए सर को बीच में। सर आपको बीच, आप थोड़ा बीच में जगह कर दीजिए। आप वो तो रहेंगे, इनके भी नाम लोग कौन सा? सेवा स्नेह वेलनेस सॉल्यूशंस, आइए बीच में। हाँ आगे बढ़ जाइए, बीच में ना तो फोटो में नहीं आएगा। हाँ वही मैं कर रहा हूँ, वही सर। आप लोग कहाँ? चलिए मान लीजिए सर, इतना कराए नहीं काम। भारतीय योग संस्थान, भारतीय योग संस्थान से कोई आ जाइए। सर भारतीय योग संस्थान कोई अकेला व्यक्ति नहीं है, उसके साथ उसके बिहार पर आप आए हैं, उसके बिहार पर ऐसा होता है। रमाकांत द्विवेदी जी को, राकेश अग्रवाल जी सब आ जाइए, रोहतास जी सब आ जाए, वर्मा जी आ जाए। संस्थान हमने कहा ही है, आ जाइए सबके सब आ जाइए। हाँ दो इधर दो उधर, आइए सरदार जाइए, जैसे असरानी होगा। ये फरीदाबाद से कहाँ से? अरे बारे बात थोड़े ऐसे हो जाएंगे, नहीं तो छिड़ जाएंगे, पीछे लोग का मुंह ही कट जाएगा।
हाँ लंबे पीछे आ जाइए आप लोग, लंबे लंबे हरियाणा गाजियाबाद के लंबे लंबे लोग हैं, आप लोग पीछे आ जाइए। हम लोग छोटे मोटे बिहारी लोग हैं सब। नहीं ये भी है। अब ये लीजिए, ये हाथ में सर लिया जाए। हाँ हाँ पकड़िए सर, आइए आइए आप नीचे जाइए आप। हैं? अरे माँ, तुमने कितने करवा दो। रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन आए हैं, आए हैं, नहीं प्रकाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशंस आ गए हमारे डॉक्टर साहब। बहुतों का देखा है शुगर बीपी इन्होंने, अब सारे पेशेंट्स भी वहीं भेजने पड़ेंगे। बहुत मुफ्त इलाज हुआ। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। कोई आए हैं बंधु? नहीं तो नीचे से ऊपर आइए। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, लाइए मैडम। फोटो खिंचवा खिंचवा के वापस। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, ये है मैडम, ले आइएगा नेशनल मेडिसिनल। क्या सर थक गए? अरे पानी है, पानी पानी कर दिया लालू को तो सर, पानी क्या आपको? हाँ तब लीजिए पकड़िए। आप लोग को मिल रहा है, आप लोग पकड़िए, सर को मत दीजिए। डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है कोई? आइए 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 सर। हाँ चलेगा। आइए आइए बीच में आइए। विपिन जी सामने देखिए। हाँ देखिए सामने, देखिए फोटो में देखिए। हाँ ये देखिए, लीजिए लाइए मैम। ब्लू मार्क फूड्स, मैडम ब्लू मार्क फूड्स है। आराम से आराम से, वही पैर वैर टूट जाएगा। आइए साहब ऊपर आइए। देखिए साहब फोटो, अगले का फोटो कट जाएगा साहब। अगले का फोटो कट रहा है। हाँ बैठ जाइए सर। हाँ वाह बहुत सुंदर। भाई आद्या ऑर्गेनिक्स से कोई? आद्या ऑर्गेनिक्स वो रखा है, मंगा रखा है। आद्या से नीचे है ना? नहीं ये जो अपने भागीदार
फोटो हो जाए सर आओ आई फोटो करा ली फोटो करें रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फोटो कराइए जाइए एक ब्लैंक वाला दीजिए जिसका इसका शौक है आप लोग को बुला रहा हूँ चलिए पकड़ लीजिए हाँ आ जाओ आप लोग 3 days सर दे हैव गिवन सो मच टाइम आइए इधर दोनों पकड़िए फोटो खिंचाइए खुश रहिए दोनों मियाँ बीवी एक एक पकड़ लीजिए आप लोग हाँ फोटो खिंचाइए हाँ चलिए खुश रहिए बहुत सुंदर चलिए गौवृत्ति वाली आपका तो बना हुआ था तो आपके हस्बैंड को भी बुलाइए उनको भी बुलाइए अरे दोनों आप अरे आइए गौवृत्ति आइए दोनों आइए अरे आइए फोटो हो आइए दोनों आइए इतना गौवृत्ति 3 दिन आप लोग बैठे रहे जी टीवी सब जगह सबको बुला दिए ये दोनों भी तीनों दिन रहे प्रेरणा गर्ग द ग्रीन हाइड प्रेरणा जी इनके बारे में बता दूं ये केले से चमड़ा बना देती हैं कैक्टस से बना देती हैं सर ऐसी चीज़ों से बैग वैग पर्स वर्स सब बनाती हैं और ये जो फरारी जल रही है जिसको लेकर हंगामा होता है उससे भी बना देती हैं चमड़ा के बैग वैग सब बड़ा यूनिक काम कर रही हैं पकड़ लीजिए फोटो लीजिए बहुत सुंदर काम कर रही हैं बहुत बहुत बधाई प्रेरणा जी को चलिए अब वो रख लीजिए ग्रुप फोटो प्रधानमंत्री जन मिलता नहीं है चलिए एक बार सारे जिनको पुरस्कार मिले हैं एक बार आप सब आ जाइए ग्रुप फोटो के लिए सारे के सारे आ जाइए दिनेश मल्लिक जी एक बार आ जाइए आपका रह गया था उनकी अच्छा बहन दिनेश मल्लिक जी और उनकी बहन जो 3 दिन से हमें मिलेट का खाने का चस्का ऐसा लगाए हैं कि घर में जब बीवी खिलाएगी तो खाना खराब लगेगा आपसे हाँ दिनेश मल्लिक जी आ जाइए आपने हमारी आदत खराब कर दी प्लीज प्लीज मैं पहचान नहीं रहा लवली हाँ 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 प्लीज आज हमारे डॉक्टर नितिन शर्मा जी ने सेकंड हाफ का पूरा डिबेट इन्हीं के नाम पर रहा इन्हीं को समर्पित रहा कह तो रहा हूँ खाना ऐसा इन लोगों ने अच्छा खिला दिया है कि अब घर में मिलेगा नहीं बीवी से या डांट खाते रहेंगे हम लोग हाँ मिलेट की ऐसी इन्होंने आदत लगा दी है बहुत ही सुंदर भोजन मिलेट का स्वीट डिश होता है ये तो जिंदगी में पहली बार मैंने जाना एक जोड़ी रखे रहिएगा एक बार ग्रुप फोटो जा यूपी आप आ गए ये जो है बगल वालों का है ये बगल वालों का हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर आइए 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 सर हाँ सर
इधर चला कर आइए भाई आइए रुकिए। इसे बिहार में कहते हैं धरिए, पकड़ने को। हमारे बीच एक प्रख्यात कवि अवस्थी जी मौजूद हैं। हाँ, वो काव्य पाठ करेंगे अभी। बहुत ही ओजस्वी कवि हैं। आइए नीचे। बस मैं ज़्यादा समय ना लेकर 3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक कविता पढ़ता हूं। रद्दू 3 मिनट का मुझे समय चाहिए आपसे। एक बार मेरे सम्मान में तालियां बजा सकते हैं। धन्यवाद। कि 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर एक छोटा सा गीत। 3-4 मिनट में काम हो जाएगा। कि प्यार चाहिए तो प्यार करना पड़ेगा हमें, जिंदगी के 4 सच 4 पंक्तियों में। आपका आशीर्वाद चाहिए कि प्यार चाहिए तो प्यार करना पड़ेगा हमें, बिन प्यार जिंदगी ये चल नहीं सकती, और टलने को टल सकता है यहां सब कुछ, जान लो ये सच मौत टल नहीं सकती। जान लो ये सच मौत टल नहीं सकती। तो बेटा चाहे हो सपूत, चाहे निकले कुपूत, एक मां कभी भी उसे छल नहीं सकती। और कितना भी महंगा हो, पर कभी आईने में किसी की भी सूरत बदल नहीं सकती। किसी की भी सूरत बदल नहीं सकती। तहत में गीत वैसे गा के पढ़े जाते हैं, लेकिन ये गीत आज मैं तहत दो, मेरी हिम्मत देख लो, मैं तहत में गीत पढ़ने जा रहा हूं। हंसो मेरे भाई, जिंदगी में बहुत हताशाएं हैं। आगे की पंक्ति से मैं निवेदन करता हूं, 3 मिनट बातें मत करिए। जिंदगी में बहुत हताशाएं हैं, निराशाएं हैं, तब ये मैंने गीत पढ़ा है। बस ये बताना चाहता हूं एक पंक्ति में गीत के माध्यम से कि आप क्या हो, अपने आप को पहचानो। बस ये गीत का शीर्षक है कि हंसो मेरे भाई, हंसो मेरे भाई, जीवन में बस काम आती है प्यार की कमाई। जीवन में बस काम आती है प्यार की कमाई। जीवन में हेलो, जीवन में बस काम आती है प्यार की कमाई। जीवन में बस काम आती है प्यार की कमाई। भूल कर सारी चिंताएं, छोड़ो ये तन्हाई। हंसो मेरे भाई, हंसो मेरे भाई। माना है बहुत परेशानी, पर ये तो है आनी जानी। बस मानो बात आत्मा की, मन तो करता है मनमानी। मन तो करता है मनमानी। खुद को भी तो पहचानो अब, तुम क्या हो ये भी जानो अब। प्रारब्ध में है तो होगा ही, इस कटु सच को भी मानो अब। इस कटु सच को भी मानो अब, तो दुख हर लेंगे सभी तुम्हारे। दुख हर लेंगे सभी तुम्हारे, प्यारे किशन कन्हाई। हंसो मेरे भाई, हंसो मेरे भाई। और क्यों हर क्षण हर पल मरते हो, क्यों हर क्षण हर पल क्यों हर क्षण हर पल मरते हो, क्यों हर क्षण हर पल मरते हो। निर्भय होकर भी डरते हो, शर्मिंदा होना पड़े तुम्हें, क्यों गलत काम तुम करते हो। क्यों गलत काम तुम करते हो, जबकि तुम भारत भाग्य विधाता हो, शास्त्रों वेदों के ज्ञाता हो। बिन गरल पिए कोई भी तो, बिन गरल पिए कोई भी तो, बतलाओ अमृत पाता हो, बतलाओ अमृत पाता हो। तो लालच द्वेष ईर्ष्या की, लालच द्वेष ईर्ष्या की, अब दिल से करो रिहाई। हंसो मेरे भाई, हंसो मेरे भाई। और अंतिम बंद मैं पढ़ रहा हूं इसका। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो ईश्वर ने शक्तियां हमें दी हैं, वही शक्तियां ईश्वर ने आपको दी हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी शक्तियों को पहचान लिया, उसने दुनिया में नाम कर लिया। मोदी जी को शक्तियां अलग नहीं मिली। जो शक्तियां ईश्वर ने मोदी जी को दी हैं, ट्रंप को दी हैं, रवि साहब को दी, कलाम साहब को दी, वही शक्तियां हमें दी हैं, आपको दी हैं। बस इन शक्तियों को पहचानो। तुम क्या हो, दुनिया की तुम आशाएं हो,
अंतिम बंद पढ़ रहा हूं, इसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। मैं एक एक हाथ खामोश नहीं देखना चाहता हूं आशीर्वाद में कि दुनिया की तुम आशाएं हो, रिश्तों की परिभाषाएं हो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तुम ही तो सभी दिशाएं हो, तुम ही तो सभी दिशाएं हो। तुम रचना हो जगदीश्वर की, तुम उपमा गीतों के स्वर की, गहरे इतने जितना सागर, तुम ऊंचाई हो अंबर की, तुम ऊंचाई हो अंबर की। तो हंसते गाते जीवन को, हंसते गाते जीवन को क्यों बना रहे दुखदाई। हंसो मेरे भाई, हंसो मेरे भाई, हंसो मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश मस्ती, प्रणाम करता हूँ। अब विश्व हिंदी परिषद के उपाध्यक्ष श्री डीपी मिश्री से चाहूँगा कि वे आएँ और थोड़ा संबोधित करें। हमारे एक मेहमान बहुत ही विशिष्ट अभी अभी पधारे, देखिए मौका छूट जाता। हमारे भाई बिहार में पटना में हिंदुस्तान अखबार को स्थापित करने वाले विजय सिंह जी, आपका स्वागत है। सपत्नीक आए, आप लोगों का स्वागत है। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के पूरे। अब पटना में तो इन्होंने उनकी एक किताब है जो बहुत ही फेमस हुई है, बहुत बिकी है, हॉकर से हाकिम तक। हाँ, उन्होंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले शुरू कराया था, तब हाकिम तक हो गए। सिंह साहब हैं, कुछ तो विशेष रहेगा ही। आपसे यहाँ मुलाकात हुई, हम सोचे ही नहीं थे। आप तो बिहान और चलिए आपको लंदन भी ले चलते हैं, वहाँ भी भेंट हो जाए। विपिन जी, विपिन जी, विपिन जी आइए आइए आइए, काम समाप्त किया जाए। बिल्कुल चलेंगे लंदन, है ना? मैडम आप इधर आइए, आपके लिए आपके सहयोग के विजय बाबू यहाँ तक नहीं जाते। हाँ, आप ही हाकिम बना दी इनको। हमारे पटना के हैं, बहुत प्रिय हमारे, बहुत उच्च स्थान पे। सभागार में मौजूद देश के कोने कोने से आए हुए आयुर्वेद, यूनानी, योग, सिद्ध, होम्योपैथिक के विशेषज्ञ आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई अग्रज निडर महोदय उपस्थित हैं। और हमारे मैसूर से पधारे मिलेट्समैन के नाम से प्रसिद्ध कादर वली जी का मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इतने उनके हिंदी इस तरह सुन करके मुझे लगा कि शायद हिंदी भाषी भी, या मुझे भी कभी भी एक आध अंग्रेजी के शब्द जरूर आ जाते हैं। और वो जिसको भारत सरकार में तकनीकी भाषा कहते हैं, कृषि को तकनीकी के अंतर्गत लेते हैं कि नहीं, ये तो अंग्रेजी, कृषि में, विज्ञान में अंग्रेजी हो ही नहीं सकती, हिंदी बात ही नहीं कर सकते हैं। तो कादर वली साहब ने दक्षिण भारत से आकर के जिस तरह हिंदी में विशुद्ध रूप से अपने विचार व्यक्त किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज अभी इस मंच से उनको विश्व हिंदी परिषद का एम्बेसडर घोषित किया गया है। मैं उसका भी हार्दिक अभिवादन करता हूं उनका। और मुझे आशा है कि जिस तरह भक्ति आंदोलन दक्षिण से चला था, भक्ति दक्षिण उपजी लाए रामानंद, तो दक्षिण भारत में भक्ति चली थी, भारत में आई, उत्तर भारत में आई। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं वो श्री लक्ष्मी प्रसाद यार गड्ढा जी, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश से हैं, हमारे दूसरे मिलेट्समैन, और जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज जो आभार, इनको पदभार मिला है, हमें लगता है इन दोनों के सहयोग से, समन्वय से हिंदी भी भारत को राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा बनाने में आपका योगदान अप्रतिम योगदान रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है अब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगा आप लोगों से, यदि मैं हिंदी की बात करता हूँ, आप पूरे भारत से आए हैं, तो भारतीय भाषाओं के उत्थान में हिंदी का उत्थान है, और हिंदी का उत्थान जो है भारतीय भाषाओं में है। बिना भारतीय भाषाओं के उत्थान के हिंदी का उत्थान नहीं हो सकता है। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, आप लोग प्रबुद्धगण हैं यहाँ, अभी दक्षिण भारत में बड़ा विरोध हो रहा है, विशेषकर तमिलनाडु में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सब लोग आज बहुत बड़े यहाँ शिक्षित लोग बैठे हैं, नई शिक्षा नीति में
नई शिक्षा नीति में कहीं नहीं कहा गया कि हिंदी पढ़ाई जाए महोदय, केवल उसमें यह कहा गया है कि भारत की 2 भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाएं और 1 विदेशी भाषा पढ़ाई जाए। भारत की 2, आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग बच्चों से भविष्य जुड़ा हुआ है। भारत की 2 भाषाएं पढ़ाई जाएं और विश्व की जो है 1 अंग्रेजी या हिंदी कोई भाषा पढ़ाई जाए। कहीं हिंदी का उल्लेख नहीं है। ये तमिलनाडु की सरकार है तो मलयालम पढ़ाए, पंजाबी पढ़ाए, हिंदी बिल्कुल पढ़ाने की जरूरत नहीं, मलयाली पढ़ाए, कन्नड़ पढ़ाए, हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैसूर में है, कर्नाटक है, वो तमिल पढ़ाए, पंजाबी पढ़ाए, मराठी पढ़ाए, हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि किसी पर हिंदी थोपी नहीं गई है। हिंदी जो है ये गंगा के बहती धारा है, जो भी इसमें लोग आएंगे अवगाहन करें, आगे बढ़ेंगे। और मैं विश्व हिंदी परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ संगठन का। मैं चाहता हूँ कि आप लोग, हमारा यहाँ लगा है, आप सब लोग विश्व हिंदी परिषद से जुड़ें। और आयुष और विश्व हिंदी परिषद, ये दोनों भारत को भारत बनाना है, तो विश्व आयुष पर भी आपको जाना होगा, हिंदी पर, भारतीय भाषाओं पर जाना होगा। इंडिया तो आप जान सकते हैं, अन्यथा जो है भारत को भारत बनाना है तो आप जो हैं, आप सबके सब जो हैं आयुष को और हिंदी को, भारतीय भाषाओं को अपनाएं। भारतीय भाषाओं और आयुष में ही भारत का भविष्य है और हमारा सांस्कृतिक भविष्य है। भारत को भारत बनाना है तो भारत को हम भारतीयों लोगों के साथ हिंदी और भारतीय भाषाओं को चलाना है। और मैं आप सब दूर दूर से आए हैं, सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो हमारे मीडिया कर्मी, जो हमारे यहाँ जितने लोग आज अपना स्टॉल लगाए थे, इन सबको मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आपसे आशा करता हूं कि आयुष और हिंदी, इन दोनों के उत्थान के लिए आप लोग जहाँ भी रहेंगे अपने अपने उपक्रमों में, अपनी अपनी संस्थाओं में हिंदी में काम कीजिए, हिंदी में अपना प्रचार प्रसार बढ़ाइए, भारतीय भाषाओं में प्रचार प्रसार बढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़िए ज्ञान के लिए, लेकिन वो अंग्रेजी पे जो है हिंदी पर और भारतीय भाषाओं पर वो कहीं शासन न करे। मेरा अनुरोध है, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं आशा करता हूँ पुनः जब अगली बार आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें शामिल हो। और जय भारत, जय आयुष, जय हिंदी। अरे खत्म कराना नहीं तो ये सब बोलते रहे। तो हमें लगता है आज एक सम्मेलन भी अभी 122 सेक्टर में है। ये जो लोग होंगे, आप लोग भी यदि वहाँ समझते हैं तो वहाँ सब लोग आप उपस्थित रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ठीक है, तो इसी के साथ में आज मैं समापन नहीं कहूँगा, समापन की बेला नहीं है, अगले मिलने की बेला है। हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे, समापन नहीं कहेंगे। हमारा अगले वर्ष जो कार्यक्रम हो रहा है, हम सब तब तक के लिए विदा लेते हैं और आप सबका आभार व्यक्त करते हैं कि इस संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, सार्थक बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगले शुरुआत की तैयारी है, अब तो ऐसा हो गया। और ये अपने कादर वली जी के बाद जो हुआ है सर, ऐसा लोगों में जागृति आई है इस मोटे अनाज के लिए, श्री अन्न के लिए, कि लोग कर रहे हैं हर महीने 2-2 करा दो आप, अलग अलग ज़िले में, अलग अलग प्रदेश में कराते जाएं। राजस्थान की सर अर्थव्यवस्था बदल गई और बिहार यूपी जो कृषि योग्य ज़मीन है वहाँ वैसे ही किसान अभी घूम रहा है, गेहूँ से धान, धान से गेहूँ, इतने ही में घूम रहा है सर। इसे बदलने के लिए यही मिलेट लाना होगा, किसान भी कमाएगा, अर्थव्यवस्था। राजस्थान में सर मिलेट बेच करके बताइए, बंजर जगह में वहाँ के किसानों से मैं मिला, सोलर का सेमिनार था मेरा यहीं। उन लोगों ने कहा कि जरा 84 करोड़ रुपए का मिलकर हम लोग ग्रुप FPO बना लिया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। 84 करोड़ की ज़मीन किसान बात कर रहा है, बताइए। बिहार यूपी का किसान यहाँ 84 लाख का भी नहीं बोले।